नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय। भारत से संबंधित कई सारी ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से निकल ही जाता है ना। तो भारत का विस्तार, भारत के गुजरने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाएं, भारत का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, साउथ ईस्ट पॉइंट, ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए। तो अपना जो अभी का टॉपिक है ये दोस्तों क्या रहेगा, ये रहेगा भारत एक परिचय, यानी कि इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको भारत की स्थिति यानी कि लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन को कहीं दिमाग में बैठाओ आप, है ना। तो भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है, ठीक है। क्या चीज है ये? देखो पहले तो आपको ये चतुर्थांश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, है ना। जैसे आपने कभी वर्ल्ड का मैप अगर आप देखें, है ना, तो इसमें क्या है, एक तो बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन बीच में, ये हमारा क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर, ये हमारा क्या है 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिट्यूड। तो आप देखें 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला पार्ट क्या है नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट क्या है साउथ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये देशांतर के इधर वाला पार्ट क्या है ईस्ट, इधर वाला पार्ट क्या है वेस्ट, यानी कि ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इंडिया का तो आपको पता ही है ना, हम तो इधर हैं, ये है ना। तो ये कौन, देखो चार खाने बन गए ना, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इंडिया कौन से क्वाड्रेंट में है? उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में। अगर अपन गोलार्ध की बात करें, गोलार्ध हेमिस्फीयर, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो हम कहां पर है इंडिया के, हम मैप के ईस्टर्न पार्ट में, या फिर साथ में याद रखो उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में। फिर हम जिस कॉन्टिनेंट में हैं, जिस महाद्वीप में हैं, वो एशिया महाद्वीप है। हम एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में हैं, ना तो साउथ वेस्ट में है ना साउथ ईस्ट में है, हम एशिया के बिल्कुल दक्षिण में है। मैप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, आप देखें ये एक मैप है ना। तो अगर मैं 0 डिग्री वगैरह आपके लिए यहां पर ड्रॉ करूं, तो आप देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट यहां से गुजरता है ये 0 डिग्री अक्षांश, ऑलमोस्ट यहां से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। तो हम बिल्कुल कहां आ गए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हम कहां पे आ गए, नॉर्थ ईस्ट में आ गए। फिर आप देखो ये पूरा जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और हम एशिया महाद्वीप के बिल्कुल कहां पर है, दक्षिण में है या साउथ में। क्लियर है। अगली चीज जो आती है वो आती है हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, यानी कि हमारा अक्षांशीय विस्तार, यानी कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, और हमारा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन। तो अब अक्षांश तो आप समझते ही हैं, पहला लेक्चर आई होप आपने देख लिया होगा। तो आप देखिए अक्षांश, देखो हमारा जो अक्षांश शुरू होता है वो एग्जैक्टली यहां से शुरू होता है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर या नॉर्थ, बिल्कुल इस टिप पे, भारत का बिल्कुल साउदर्न मोस्ट टिप पे, यहां से हम शुरू होते हैं और खत्म होते हैं हम ऑलमोस्ट यहां पर। ये जो टिप है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या उत्तर। बात समझ रहे? 8 डिग्री हमारा अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर या नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी या नॉर्थ अक्षांश के बीच में, याद होना चाहिए आपको।
अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ऐसे वर्टिकल खड़े। तो लॉन्गिट्यूड्स की अगर आप बात करें तो आप देखिएगा हम शुरू हो जाते हैं एग्जैक्टली यहां से, ये इस जगह से, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और हम खत्म होते हैं एग्जैक्टली यहां पर। ये जो जगह है ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा विस्तार है। अब आप देखिए ये जो हमारे कौन है, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। पूर्व तो आप लिख दोगे ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में हमारा विस्तार है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये जो देशांतर और अक्षांश है, ये किसी ना किसी जगह से तो गुजर रहे होंगे, कोई ना कोई तो लोकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो वो लोकेशन कहां पर है। अगर आप सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट अगर यहां पे लेवें, जो कि लद्दाख में है, और इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। समझ रहे आप कहां से गुजरता है ये पॉइंट, एग्जैक्टली कहां पर है? ये पॉइंट है लद्दाख में। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल, लद्दाख। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाए इधर, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन ये कहां पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत का दक्षिणतम बिंदु विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर आप नॉर्थ में यहां खड़े हैं और यहां से एक सीधी दूरी में चल के आप कहां तक आ जाएं, कन्याकुमारी तक आ जाएं, तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच का हमारा जो डिस्टेंस है ये है 3214 किलोमीटर। समझ रहे? अगर आप सबसे हमारे पश्चिमी बिंदु पर चले जाएं, ये हमारा सबसे वेस्ट है ना, सबसे पश्चिमी बिंदु, इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे इसको जानते हैं गौर माता, कुछ बुक्स में इसको गौहर मोती लिखा हुआ है ना। एग्जैक्टली ये एक दलदल है जिसको कहते हैं सर क्रीक। आप सर क्रीक का याद रखना, सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित क्षेत्र है। तो गौहर माता बोलो, गौहर मोती बोलो, सर क्रीक बोलो, ये है सब कहां पर? ये है कच्छ का रण, गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। सबसे अगर ईस्ट में अगर अपन जावें, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है दोस्तों किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। ये जो जिला है वो है उत्तरी तवांग, और ये जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप इस पश्चिम से पूर्व के बीच में एक सीधी दूरी में चलें तो ये दूरी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आप में से कोई होगा, सर हमने कहीं पे पढ़ा था भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो तो आपने लिखा ही नहीं। बिल्कुल अभी करते। देखिए यहां पे क्या चीज है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा मैप वापस ले लेता हूं। आप देखें ये जो इंडिया का आपको मैप दिखता है, पर्टिकुलर ये पूरी जगह है ना, इसको हम बोलते हैं मेन लैंड इंडिया, भारत की मुख्य भूमि। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है ना, या साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन मेनलैंड इंडिया, तो दोस्तों इसका आंसर जो आपको लिखना है वो हमेशा लिखना है केप कैमोरिन। अभी लिखा था ना मैंने पीछे, केप कैमोरिन कहां पर? कन्याकुमारी। और एक चीज और याद होनी चाहिए, यहां से कौन सा
अक्षांश गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, कौन सा अक्षांश गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट। अभी पीछे वाले में बताया था ना मैंने आपको, ये देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट यहां से पास होता है। अब एक्चुअली क्या है, ओके इंडिया यहां से शुरू हो रहा है, बट हमारे पास यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड भी। अगर मान लो इस 8 डिग्री 4 मिनट को मैं ऐसे सीधा खींचू ना, तो उसके बाद भी क्या होता है, हमारा अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड जो है 8 डिग्री 4 मिनट से भी क्या है, नीचे है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे है ना, सबसे लास्ट आइलैंड जो है वो यहां पर है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये हमारे इस कन्याकुमारी से भी क्या है, नीचे है। अब है तो इंडियन टेरिटरी, मना थोड़ी कर सकते हो आप। और इस ग्रेट निकोबार का जो लास्ट टिप है, सबसे लास्ट टिप, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये कौन से द्वीप पर है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर, समझ रहे। और एक फैक्ट और करना पड़ेगा आपको, इस जो इंदिरा पॉइंट से जो लैटिट्यूड पास होता है, जो अक्षांश गुजरता है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, उत्तर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखूं, भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या लिख देता हूं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे भैया, इसका आंसर आप बिल्कुल बेझिझक होकर लिख दीजिए, क्या, इंदिरा पॉइंट। और आप ये भी लिखें यहां से कौन सा लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पास होता। दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क था, दोनों क्वेश्चन में मेजर फर्क क्या था, इसमें मैंने स्पष्ट लिखा मुख्य भूमि, मैंने यहां पे क्या लिखा, मेन लैंड। यहां नीचे वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। इसका मतलब हमें इन आइलैंड्स को भी कंसीडर करना था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आंसर देना इंदिरा पॉइंट। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आंसर देना कौन सा, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। तो ये हमने भारत के क्या दिखे, सुदूरतम बिंदु देखे। अब देखें आप, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पास होती है, एक इंपॉर्टेंट रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी रेखा है, थोड़ी बात करें। ये एक्चुअली है हमारी कौन सी रेखा, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट अगर आप देखो, कर्क रेखा ने भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अब बीच में से गुजर रही है तो कोई ना कोई भारत के स्टेट्स तो आएंगे, राज्य तो आएंगे। तो देखो भारत के कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 Indian states। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में स्टेट्स का ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा, याद होना चाहिए। क्रम क्या होगा, शुरू करता हूं मैं, आप देखो। सबसे पहले ये है गुजरात, ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऑर्डर याद होना चाहिए यार। वापस बोल रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि
कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वेस्ट टू ईस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल है, अगर मैं आपसे कुछ राजधानियों के नाम बोलूं और मैं आपसे पूछूं कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है दक्षिण में, तो आपको बताना है। जैसे मैं बोलूं दिल्ली, तो वो दिख रहा है यार नॉर्थ में। मैं बोलूं श्रीनगर, दिख रहा है नॉर्थ में। मैं बोलूं बैंगलोर, पता है साउथ में। चेन्नई साउथ में, मुंबई साउथ में। बट अगर मैं आपसे बोलूं भोपाल, अब कर्क रेखा एमपी से गुजर रही है, अपने को पता ही नहीं है कि भोपाल कर्क रेखा के ऊपर एक नीचे, क्योंकि एमपी से गुजर रही है ना। एमपी में अब भोपाल का है वो कहाँ दिमाग में आता है? कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज याद रखो। देखो मान लो ये कर्क रेखा है और आपको पता है कि राजस्थान जो है ये एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, है ना। नॉर्थ ईस्ट हमारे जो है ये 7 सिस्टर भी कहलाता है। 7 सिस्टर में से सिर्फ 2 सिस्टर आपको दिख रही है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो एक बड़ा भाई राजस्थान और उसकी 2 बहनें, कौन? अगरतला और आइजोल। ये कर्क रेखा के नॉर्थ में है कैपिटल्स। इसके अलावा जो भी राजधानियां बचती है, कौन सी बचती है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी, एमपी की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये सब कर्क रेखा के कहां पर है? दक्षिण में। ये हमारा उत्तर है नॉर्थ, ये हमारा दक्षिण है साउथ। ठीक है, याद रखना। बाकी तो कर लोगे ना। अब भाई जो कर्क रेखा का राज्य पूरा ही कर्क रेखा के नॉर्थ में है, तो उसकी राजधानी बताने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कहां आती है? जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। ओके, तो आराम से आप याद रखना कि बड़ा भाई राजस्थान, उसकी राजधानी जयपुर और उसकी 2 छोटी बहनें, कौन? त्रिपुरा और मिजोरम। राजधानियां क्या है? अगरतला और आइजोल। ये कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी राजधानियां दक्षिण में। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात करी किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। इसके अलावा देखो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रेखा है जिसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। मैंने आपको अक्षांश देशांतर वाले में भी बताया था कि भारत के बिल्कुल ऑलमोस्ट बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मैं लिख देता हूं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। और यह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है ना। ये रेखा कहां से पास होती है? नैनी जगह का नाम है, टाउन है, प्रयागराज के पास में है। और कहां से? यूपी। अब ठीक है, यूपी वाला तो हमने लिख दिया, बट रास्ते में कहीं और भी तो राज्य भी तो आएंगे, तो आपको यह भी याद रखना है भारतीय मानक समय रेखा समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। ज्योग्राफी में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर ये राज्य क्रमशः हैं। ये राज्य क्रमशः हैं। कौन कौन से हैं? देखो यूपी आ गया पहले, तो इसके जस्ट नीचे फिर जो दूसरा राज्य जहां से ये गुजरती है वो है मध्य प्रदेश या एमपी। एमपी के जस्ट नीचे आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा एंड देन लास्ट में आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। इसको जरूर जरूर आप याद रखें, है ना। तो ये मैंने आपको भारत से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर बता दी। अगली जो बात हम करते हैं वो करते हैं भारत की सीमाएं। क्या करते हैं? भारत की सीमाएं। इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्थलीय सीमा। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? स्थलीय सीमा। इसको क्या बोलते हैं अपन? लैंड बॉर्डर। स्थल तो आप समझते होंगे भाई, जहां पर भी भूमि भारत की किन्हीं और देशों से टच होती है उसको अपन क्या कह देंगे? उसको अपन स्थलीय सीमा बोल देंगे। जैसे अपन ने इंडिया का मैप लिया है ना। तो आप इस मैप में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो पूरा बॉर्डर है ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है, जो अलग अलग कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ये मैंने लाइन खींची है ना। इसके बाद थोड़ा और कलर की लाइन खींच देता हूं मैं। अलग अलग देशों का बॉर्डर हमारे पास होना चाहिए। अलग अलग रंग में बना देता हूं, थोड़ा देखने में आपको अच्छा भी लगेगा, समझने में आसानी भी होगी। यहाँ पे वापस चाइना आ जाता है, फिर नीचे की तरफ एक और देश आ रहा है, और ये एक बड़ा देश, हम यहाँ पर भी एक सीमा शेयर करते हैं। ओके, तो आप देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पर भारत, दूसरा कलर ले आया। हाँ, तो पहले तो आप देखें भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बनाता है। पड़ोसी देशों के साथ मिलकर बनाता है। इंडिया शेयर्स इस बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। जैसे आप सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो एक देश आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये छोटा सा बॉर्डर हम बनाते हैं एक और बड़े देश के साथ जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये इस तरफ जो आपको पूरा देश दिख रहा है ये बड़ा देश है चीन। यहाँ पर आपको ये जो देश दिख रहा है ये है नेपाल। यहाँ पर जो आपको ये देश दिख रहा है ये है भूटान। या फिर चाइना का बॉर्डर आ जाता है। ये ब्लू वाला बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं ये म्यांमार देश का है, और ये ग्रीन वाला बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश का है। टोटल 7 देश जो हैं ये हमारे देश को टच करते हैं। एक बार मैं लिखता हूं, जैसे आप देखें हमने अफगानिस्तान से शुरू किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो यार, आपको इसकी राजधानियां भी थोड़ी याद होनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्फू, म्यांमार की राजधानी है नेपिता, पहले कभी रंगून हुआ करती थी अब नेपिता है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। फिर देखो अपन कितनी कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, थोड़ा सा आइडिया वो भी होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर का हम बॉर्डर बनाते हैं, चीन के साथ लगभग हम 1488 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ लगभग हम 1751 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ हम लगभग 699 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं,
म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है कितनी, 4096 4096 किलोमीटर। तो आपको ये बात समझ में आई, हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। तो मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम किसके साथ बना रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो लिख देता हूं मैं, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम किसके साथ बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और एक और बात है कि हमारी जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,106 किलोमीटर है। ऑफिशियली जो भारत सरकार ने डेटा जारी किया है उसके अनुसार हमारी स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106 किलोमीटर लंबी। ओके, तो आपको शायद ये याद हो जाएगा। 7 पड़ोसी देश है, राजधानी आपको याद होनी चाहिए। यह आंकड़ा आप चाहे तो सब देशों का याद करो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे छोटा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। हालांकि देखो ये लैंड तो डिस्प्यूटेड है, ये पीओके में चला जाता है, बट स्टिल भारत सरकार, हमारा संविधान की अनुसूची 1 इसको भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में डिफाइन करती है, तो हमें इसको भारत का राज्य क्षेत्र मानना पड़ेगा। हाँ, हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखिए हमारी जो ये स्थलीय सीमाएं हैं, खासकर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ, इसके कुछ नाम है ना, तो मैं वो नाम लिख देता हूं, ये भी आपके काम ही आएंगे। जैसे सबसे पहले है भारत अफगान सीमा। भारत अफगान सीमा को कहा जाता है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। ये 1893 के आसपास खींची गई थी। दूसरी जो है भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है, भारत चीन सीमा, इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना का जो बॉर्डर है इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। ये लगभग 1914 में खींचा गया था। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि हमने कब ड्रॉ करी थी, 1947 में। ये कब खींची गई, 1947 में। एक्चुअली इसको सर सिरिल रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी सीमाओं के कुछ नाम है। ओके, पूछ लेते हैं कई बार, तो ये सीमाओं के नाम। एक डूरंड कप भी होता है, डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से। भारत और अफगानिस्तान के बीच में टूर्नामेंट होता है डूरंड कप, फुटबॉल से संबंधित। ओके, तो हमने देखिए सबसे पहले कौन सी सीमा करी हमारी, हमने सबसे पहले करी है भारत की स्थलीय सीमा। अगली बात अपन करते हैं भारत की जलीय सीमा, ठीक है। अगली बात अपन किसकी करते हैं, भारत की जलीय सीमा। तो देखो दूसरी अपन बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा या मैरीटाइम बॉर्डर, है ना। तो सेकंड नंबर में ले रहा हूं, आप देखिएगा हम बात करते हैं समुद्री सीमा, या इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैरीटाइम बॉर्डर, है ना। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, जैसे आपके आसपास, भारत के आसपास आप देखोगे हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, है ना। हम तीनों तरफ से आप देखो समुद्र से घिरे हुए हैं, तो भाई काम करने के लिए समुद्र में तो जाना पड़ेगा ना। समुद्र में काफ़ी सारे काम होते हैं, मछलियाँ पकड़नी है, तेल निकालना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो आप इस समुद्र में कितना दूर तक जा सकते, यही हमारी क्या है, समुद्री सीमा है। तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो हमारी जो समुद्री सीमा है ना, इसको 3 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहली है, सबसे पहले वाली जो है इसको अपन बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और इसको अगर इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल, टेरिटोरियल बाउंड्री या बॉर्डर बोल देते हैं ना। तो आप याद रखिएगा हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है ये 12 नॉटिकल मील लंबी है। इट इज 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है।
बेसिकली क्या होता है, समुद्रों के अंदर जो दूरी होती है ना, उसको नापने के लिए अपन नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। समुद्रों में किलोमीटर मीटर वगैरह नहीं चलता है। और ये भी आप याद रखना कि एक नॉटिकल मील जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। बेसिकली हमारे कोस्ट से, हमारा तट से किसी भी डायरेक्शन में 12 नॉटिकल माइल, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर, 22 किलोमीटर के आसपास आता है। मतलब ये इलाका हमारा है, बिना हमारी गवर्नमेंट की परमिशन के विदेशी जहाज, विदेशी नागरिक इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। हम आराम से घूमने फिरने जा सकते हैं, बढ़िया बोट वोट ले, कोई याट वाट ले, आराम से हमारे क्रूज शिप इसमें चक्कर लगा सकते हैं आराम से। और अगर कोई इंट्रूडर आया विदाउट एनी परमिशन, तो फिर भैया उसको शूट एंड साइट हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड उसको कर सकती है। ये एक तरीके से भारत की सीमा का उल्लंघन माना जाएगा। तो हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वो कितने लंबी है, वो 12 नॉटिकल माइल में है। फिर देखो दूसरा है अविच्छिन्न, दूसरी को कहते हैं अविच्छिन्न मंडल, यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन ये बेसिकली हमारा कितना लंबा है, हाँ ये बेसिकली हमारा कितना 24 नॉटिकल माइल्स लंबा है। और इस क्षेत्र के अंदर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम वगैरह, दूसरा अगर कोई जहाज यहाँ से गुजर रहा है तो हम उससे टैक्स भी वसूल सकते हैं, है ना। ये सब अधिकार हमारी भारत की सरकार को है। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये जो हमारी सीमा है ये 200 नॉटिकल माइल की है। और इस क्षेत्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र के अंदर हम कच्चे तेल की खोज कर सकते हैं, समुद्र के नीचे हम खनिजों की खोज कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। आप समझो वो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई मुंबई बंदरगाह से 176 किलोमीटर दूर है और हम वहां से तेल निकालते हैं आराम से, हम कर सकते हैं। बिकॉज ये हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ये एक्सक्लूसिव जोन है जिसमें हम चाहे तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो मेरे बट आपको मैं जैसे बताऊं तो ये वाला याद रखना है हमेशा, हमारी टेरिटोरियल मैरीटाइम बॉर्डर है वो 12 नॉटिकल माइल की। सामान्यतः यही पूछा जाता है, बट थोड़ा आप आगे अच्छे एग्जाम दोगे तो इसमें ये वाली चीजें भी पूछ ली जाती है, 12, 24 एंड 200, आप ये याद रखिएगा। और एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये आंकड़ा भी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप ये भी याद रखना एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो आप भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा बताएंगे 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, अब देखिए तीसरी जो बात करते हैं, कई जगहों पे उसको भी भारत की समुद्री सीमा लिख देते हैं ये, बट इसको एक्चुअली लिखना चाहिए भारत की तटरेखा। तटरेखा, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन तटीय सीमा। तटीय सीमा इसको बोल सकते हैं अपन कोस्टल बॉर्डर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा मैप देखो है ना भारत का, तो आप ध्यान से देखना। अभी आप देखो ये गुजरात, इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इस गुजरात से लेके इस वेस्ट बंगाल तक का भारत का ये जो पूरा पार्ट है ये पानी से घिरा हुआ है। तो जहां पे जमीन और पानी मिलता है ना, दैट इज कोस्ट। जमीन और पानी जहां मिलेंगे ना उसी को समुद्र का तट बोलते हैं। तो अगर आप इस गुजरात से शुरू करें और कहां पे खत्म करें, वेस्ट बंगाल पर, तो ये जो टोटल मैंने ये लाइन खींची है ना, ये टोटल लाइन कितने की हो जाएगी, 6100 किलोमीटर की। तो मेरा एक्चुअली आप क्या लिख सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा। तो आपका आंसर क्या होगा, 6100 किलोमीटर। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं,
मेनलैंड कोस्टल लाइन कर देता हूं, है ना, तो आप उसको कितना लिखोगे 6100 किलोमीटर। बट में बात क्या है, हमारे पास यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड है भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड का भी तो कोस्ट होगा, इधर हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, इनका भी तो कोस्ट होगा, है ना, वो कौन जोड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो भारत की कुल तटरेखा, कुल तटरेखा ब्रैकेट में लिख देता हूं, द्वीपों सहित बहुत सारे आइलैंड है ना हमारे पास, तो टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, है ना, द्वीपों सहित। तो दोस्तों फिर मुझे इसका आंकड़ा लिखना पड़ेगा 7516.6 किलोमीटर। अगर मैं सिर्फ मेनलैंड को लेता हूं तो 6100 किलोमीटर है, अगर मैं मेनलैंड के अलावा और भी लेता हूं तो ये कितना है 7516.6 किलोमीटर। कर सकते हो ना, सिंपल चीज है, इसमें क्या दिक्कत है। ओके, तो अब एक बात और आती है कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे यहां पे 9 कोस्टल स्टेट हैं। आप देखो यहां से शुरू करो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 स्टेट्स जो हैं वो तो हमारे वेस्ट कोस्ट पे है, पश्चिमी तट पे है। और इधर जाओ तो पश्चिम बंगाल है ना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु, यानी कि 4 कोस्ट हमारे कहां पर है, ईस्ट कोस्ट पे। पश्चिमी तट पे 5 राज्य, पूर्वी तट पे 4 राज्य, टोटल भारत के कितने राज्य हो गए 9 राज्य। में आगे लिख देता हूं, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। अब जो इस तरफ वाले थे अरब सागर की तरफ, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट कोस्ट, है ना, और जो उस तरफ वाले थे उसको बोलेंगे क्या, पूर्वी तटीय, यानी कि क्या बोल देंगे, ईस्ट कोस्ट। तो पश्चिमी तट पे आप गए तो 5 मिले आपको, कौन कौन मिला आपको, मिला गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। ये 5 आपको कहां मिल गए, वेस्ट कोस्ट पे। इधर जाओ तो उत्तर, अच्छा ये ऑर्डर में भैया, उत्तर से दक्षिण में। इधर चलोगे तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 हमको किधर मिल जाएंगे, इस तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और फैक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, अलग कलर में लिख देते हैं, सबसे लंबी तटरेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट, सबसे लंबी तटरेखा। तो देखो 2 राज्य याद रखो, सबसे लंबी तटरेखा वाला पहला राज्य गुजरात और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा में आप पहला याद रखो, कौन सा, सबसे छोटी तटरेखा में गोवा, और गोवा के बाद जो मतलब गोवा की सबसे तटरेखा सबसे छोटी, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, 2 स्टेट। सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात है, अराउंड 1214 किलोमीटर की इसकी पूरी कोस्टल लाइन है। देन सेकंड नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश। इससे एक चीज और क्लियर होती है, आप देखो, इससे एक चीज और क्लियर होती है। अगर मैं आपको बोलूं वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे सबसे लंबी तटरेखा कौन है, तो आप बोलोगे गुजरात। अगर मैं बोलूं आपसे पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। ओके, मैं बोलूं कि वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, आप बोलोगे गोवा। मैं बोलूं ईस्ट कोस्ट पे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। ओके, तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने करी है, ये है हमारा इंडिया एंड इंट्रोडक्शन।
इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इसका दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स अच्छे से बनाइए, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल भी बोलता हूँ। जैसे जैसे आपको कोई शब्दों में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।